हेलो स्टूडेंट, आज फिर आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आपके सामने मैं अरविंद पांडे नए टॉपिक के साथ फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले वीडियो हमने बताया कि समतल का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, जिसमें दो विधियाँ बताई थी हमने, एक अभिलंब रूप और दूसरा एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का रूप। आज हम लोग सीखेंगे कि समतल का अगर व्यापक रूप दिया है तो उसके कौन कौन से निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, किन शर्तों पे, शर्त के आधार पर कौन कौन से निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ जो एक विधि बची हुई थी कि जब तीन असंरेख बिंदु दिए हों तो समतल का समीकरण क्या होगा, उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यदि किसी समतल का व्यापक रूप दिया हो तो समतल का समीकरण क्या होगा, और उसके आधार पर जो शर्त होंगे कि समतल में अगर ये शर्त रखी जाए तो समीकरण में क्या परिवर्तन। तो चलिए आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि समतल का व्यापक समीकरण, जो लिखा हुआ है समतल का व्यापक समीकरण व निष्कर्ष। तो हम आपको बता दें जो समतल का व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax, मैं याद दे रहा हूं, प्लस by प्लस cz बराबर, यहाँ पे प्लस डी कर देता हूं मैं, या बराबर डी कर सकते हैं, प्लस डी बराबर। ये होता है समतल का व्यापक जो कल हमने बताया था। ठीक है। या कभी कभी इसको ऐसे लिखते हैं lx प्लस my प्लस nz प्लस d बराबर, ऐसे भी लिख देते हैं lx प्लस my प्लस nz प्लस d बराबर। मतलब abc रख दिया या lmn रख दिया, दोनों की वैल्यू क्या होती है, लगभग दिए गए शर्तानुसार होती है। तो lmn दिक्कतिया के रूप में, abc दिक् अनुपात के। चलिए आते सीखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 अगर दिया हुआ है तो निश्चित तौर पर इनमें क्या कंडीशन होगा, क्या शर्त होगा, तो परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है शर्त, यहाँ पर लिखा है कि इस शर्त के बाद क्या रिजल्ट होगा, इसमें क्या मान आएगा। यहाँ हमने इसको दिया है कि अगर ये शर्त लगेगा तो समीकरण में क्या बदलेगा, समीकरण में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब क्या था, परिवर्तन लिख सकते हो आप, क्या लिखता परिवर्तन। और यहाँ पर जाएगा आपका समीकरण, जो रिजल्ट आएगा इन शर्तों के बाद वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ आते हैं शर्त, समतल का समतल मूल बिंदु से गिरते हैं। कह रहा है कि यदि कोई समतल मूल बिंदु से गुजरे, कहाँ गुजरे, मूल बिंदु से, तो निश्चित तौर पर जब मूल बिंदु से गुजरेगा तो दूरी क्या होगी, 0, तो d बराबर 0 हो जाएगी, और वहां से ax प्लस by प्लस cz बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो जो समतल का समीकरण ये है उसमें d गायब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ax प्लस by प्लस cz बराबर 0। तो पहली शर्त, यदि समतल मूल बिंदु से गुजरती है तो क्या कंडीशन होता है, ठीक है, उसमें d 0 होता है। दूसरा कंडीशन होता है यदि समतल x अक्ष के समांतर है, देखिए यहाँ से इसके समांतर है x अक्ष, यहाँ लिखा हुआ है समतल x अक्ष के समांतर है। अगर समतल x अक्ष के समांतर है तो a बराबर 0, क्योंकि x अक्ष के समांतर है तो a का मान 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में समीकरण क्या हो जाएगा, by प्लस cz प्लस d बराबर। तो शर्त होता है कह दे क्वेश्चन में कि समतल x अक्ष के समांतर है, तो याद रखना है x अक्ष के समांतर है तो उसमें जो दिक् अनुपात a है वो 0 हो जाएगा, शेष समीकरण वही रहेगा dy प्लस cz प्लस d बराबर 0। बस ये दूसरा है। तो इसका बाद देखिए अब यहाँ हमने बदला कि समतल y अक्ष के समांतर है, किसके, y के। अगर समतल y के समांतर है तो निश्चित तौर पे b क्या होगा, 0। तो यहाँ देखिए b 0 हो जाएगा और हो जाएगा ax प्लस cz प्लस d बराबर 0। मतलब एक याद रखेंगे, तीनों याद रहेगा। फिर समतल किसके समांतर है, z अक्ष के समांतर है। अगर समतल z के समांतर है तो c बराबर 0, और कंडीशन क्या हो जाएगा ax प्लस by प्लस d बराबर 0। यहाँ से फिर कह रहा है इसी कंडीशन में कि जो समतल है, समतल x अक्ष से गुजरता है, कहाँ गुजरता है, x अक्ष से। अगर समतल x अक्ष से गुजरेगा a बराबर 0, d बराबर 0 और by, तो समीकरण क्या जाएगा by प्लस cz बराबर 0। देखो यहाँ पर कि d का अंतर है, अगर x के समांतर है तो d रहेगा, अगर x अक्ष से गुजरेगा तो d भी 0। फिर इसी प्रकार से कह रहा है कि समतल, यहाँ देखिए समतल y के अक्ष के समांतर है, अगर y के समांतर है तो b 0 हो जाएगा, क्या बन जाएगा b 0 d 0, तो ax प्लस cz बराबर 0। इसी प्रकार से z के समांतर है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा c 0 और b 0, और समीकरण क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा ax प्लस by बराबर। तो ये दोनों सेम है, अंतर क्या है, एक समांतर है, एक अक्ष से गुजर जाएगा।
चौथा आता है समतल x अक्ष के लंबवत है। अगर कोई समतल x अक्ष के लंबवत है तो वहां पे b 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा और समीकरण क्या बन जाएगा ax + d बराबर। ये शर्त है, इन शर्तों को अगर हम याद रखेंगे तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा और काफी सरल तरीके से बहुत ही कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या है समतल y अक्ष के लंबवत है तो a बराबर 0, c मतलब a याद रखना है आपको, शेष मान 0 हो जाएगा। अगर इसके x के लंबवत है तो x वाला वैल्यू आएगी, शेष वैल्यू b और c 0 हो गया, ax + d बराबर 0। इसी में y कर दिया, अब कौन किसकी आएगी, b की आएगी, a और c 0 हो जाएगा। इसमें z कर दिया तो वैल्यू a और b 0 हो जाएगा, c z + d बराबर 0। अब देखिए x के लंबवत कौन कौन होता है, y और z अक्ष। तो चाहे x के लंबवत कहें या y z, x के मतलब y z समतल जो समांतर y z के समांतर हो, y z समतल के समांतर हो, सिंपल। लेकिन कह रहा नहीं समतल y x y तल के संपाती, मतलब x y तल में संपाती ऊपर ओवरलैप x y तल में हो तो उस कंडीशन में जो d है इस समीकरण में d ये 0 बन जाएगा। और जब d 0 बन जाएगा देखिए x y तल तो उसमें बचेगा क्या z, तो c z बराबर 0 या z बराबर 0। तो ये जो लास्ट पॉइंट है इसको तो आपको परमानेंट ओरल याद ही रखना है कि जब समतल किस कंडीशन में क्या होगा और कैसे होगा, इसको आपको हमेशा याद रखना है। तो याद रखना समतल x y तल के संपाती है तो c z बराबर 0 या z बराबर 0, समतल y z के संपाती है तो x बराबर 0 और z के संपाती है तो y बराबर 0। जिसके संपाती है उन दोनों को छोड़ेंगे, तीसरा मान 0, x y संपाती तो z, ठीक है। ये निष्कर्ष इनके आधार पर कोई भी क्वेश्चन होगा तो बड़े आसानी से इस निष्कर्ष के आधार पर सरल से सरल क्वेश्चन को भी, मतलब कोई भी क्वेश्चन है चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, आप बड़े सरलता पूर्वक उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन को सरल कैसे बनाना है इनके माध्यम से, जरूरी नहीं है आप दूसरे अन्य विधियों से भी सॉल्व कर सकते हो। हमने ये इसलिए बताया क्योंकि ये आपको कई जगह पे क्वेश्चन को सरल बनाने में काम देगा और डायरेक्ट आंसर निकालने में आपको काम देगा। तो चलिए इसलिए क्वेश्चन भी लेते हैं इन बेसों पे, तो समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे नहीं आते हैं। एक दो एग्जांपल बताते हैं हम आपको। पहला एग्जांपल हमारा यही है कि यदि एक बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि वह दिए गए x अक्ष के समांतर या x अक्ष के लंबवत है। क्योंकि क्वेश्चन कंडीशन आ जाएगा x के समांतर हो या x के लंबवत है। यहां पर हम लेते हैं पहला एग्जांपल। पहला एग्जांपल यही है कि यदि हमारे पास यदि एक बिंदु दिया हुआ है 2 - 1 3 से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष पर लंब है। 2 - 1 3 से गुजरने वाले 2 - 1 3 से गुजरने वाले समतल का समीकरण जो किस पर x अक्ष पर लंब, किस पर लंब, x अक्ष पर कह रहा है उस बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष पर लंब। तो बहुत ही सरल है, बहुत सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमें पता है कि x अक्ष पर लंब समतल का समीकरण डायरेक्ट या तो हम बिंदु वाले समीकरण को लगाएं फिर सॉल्व करें रिजल्ट लिखें, या नहीं हम डायरेक्ट लिखेंगे इस पर x अक्ष पर लंब समतल का समीकरण, क्योंकि x अक्ष पर लंब समतल का समीकरण क्या होता है आपको पता है, बहुत सिंपल। अभी बताया हमने ax + b बराबर, ये हो गया आंसर, ये आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन होता है कि आंसर ये पूरा नहीं है तो किसमें a और d है, जब तक a और d की वैल्यू पता नहीं चलेगी तब तक आंसर हम नहीं ले सकते। तो शर्त दिया है क्योंकि यह समतल किस बिंदु से गुजरता है, बिंदु 2 - 1 और 3 से गुजरता है। कहां गुजरता है, 2 - 1 और 3 से। तो यह बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। चलिए मान रखते हैं x का मान दो, y और z तो ही नहीं है, तो जाएगा a × 2 + d बराबर 0। और यहां से इसको हल करने पर हम पाएंगे कि d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का मान इसको ये बनाते हैं 1 में रखने, क्योंकि d की वैल्यू प्राप्त हो गई। ये मान 1 में रखोगे क्या हो जाएगा, ax - 2a।
देखिए a कॉमन हो जाएगा यहाँ से, बन जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, या x बराबर क्या हो जाएगा, क्या ऐसे लिख दीजिए, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 बराबर, क्योंकि a उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा। ये भी आंसर, ये दोनों लिखिए, ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों के दोनों सही है। इस प्रकार से कितना सरल तरीके से हमें ये कंडीशन सॉल्व पता है, उसके आधार पर यहाँ पे मान रखा, बिंदु रखा और सॉल्व कर दिया। अब इसको हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ रखा, इस बिंदु को रखेंगे, यहाँ पे डी निकाल कर सॉल्व करते हैं। ये तो सोल्यूशन का एक तरीका हमें होता है। या फिर दूसरे माध्यम से हल कर सकते हैं कि एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण का शर्त रखेंगे, फिर अन्य शर्तों को रख करके सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रतिबंध याद है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए हमने आपको आज प्रतिबंध बताया जिससे क्वेश्चन आपका आसान है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि दिए गए एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण, एक बिंदु दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है 3, 2, 4, ये हमने अपने मन से ले लिया, आपकी इच्छा बदल सकते हो, ये तो क्वेश्चन में दिया होगा, से जाने वाले, अच्छा x अक्ष, किसके x अक्ष, बिंदु से जाने वाले x अक्ष गुजरने वाले तल का समीकरण, समतल का समीकरण क्या कह रहा है, इस बिंदु से गुजर रहा है और किससे गुजर रहा है, x अक्ष से गुजर रहा है, किससे गुजर रहा है, x अक्ष। अभी आपने पढ़ा कि जब x अक्ष से गुजरता है तो मूल बिंदु से गुजरेगा, क्योंकि x अक्ष से गुजरेगा तो निश्चित तौर पर मूल बिंदु से भी गुजरेगा। तो क्या हमें पता है शर्त, क्यों वही शर्त अभी हमने बोर्ड पर लिखाया था, उसको आपको याद कर लेना है तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखोगे क्योंकि x अक्ष से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, by प्लस सी जेड बराबर 0, by प्लस सी जेड बराबर ये होता है, ठीक इक्वेशन। क्योंकि फिर वही कंडीशन, क्योंकि यह समतल बिंदु, जो बिंदु दिया हुआ है कौन, 3, 2 और 4 से गुजरता है, इसलिए ये इसको संतुष्ट करेंगे। इसलिए मान रखते हैं b इंटू वाई की वैल्यू 2, c इंटू जेड की वैल्यू 4, x तो है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ से 2b बराबर -4c या b बराबर -2c का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखेंगे क्या जाएगा, देखिए b का मान -2c y प्लस c z बराबर, अब यहाँ से c को कॉमन ले लेंगे तो -c कॉमन लेते हैं, हो जाएगा 2y माइनस जेड बराबर, अब c को उधर ले जाएंगे तो रिजल्ट क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ से कि 2y माइनस जेड बराबर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। क्या इसको ऐसे लिखो, क्या इसको लिख सकते हो जेड बराबर, बात बराबर है, ये तो पक्षांतर की बात है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कितना सरल है, एक बिंदु से गुजरने वाले और x अक्ष से गुजरने वाले समतल का समीकरण, या कह सकता है x अक्ष से गुजरने वाले तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इससे गुजरता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए रहेंगे, कई क्वेश्चन दिए रहेंगे जिनको आप बड़े सिंपल तरीके से ले करके और दिए गए मान के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कई शर्त होंगे जिनको आप इन शर्तों के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ तो एक कंडीशन तो उसमें ऐसा है जिसको आपको परमानेंट याद रखना है, कोई कह दे एक्स वाई तल के संपाती तल का समीकरण, एक्स वाई तल के संपाती, एक्स वाई तल है तो हमने बताया था एक्स वाई है तो इन दोनों को छोड़ दो, जेड बराबर 0 या सी जेड बराबर बराबर है, जेड बराबर जेड। ऐसे कई शर्त होंगे जिनमें इनका यूज होगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, अगर ये याद है तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको बहुत सरल तरीका बना देगा और ये बड़े सिंपल वे में क्वेश्चन को सरल बनाने का काम करता है, इसलिए शर्त का जानना जरूरी है। चलिए जो बचा हुआ टॉपिक है, एक टॉपिक बचा था कि यदि 3 बिंदु दें, 3 बिंदु अब वो असंरेख है तो उससे समतल का समीकरण क्या होगा। हमने 3 बिंदु असंरेख बोला, संरेख नहीं, क्योंकि यदि तीनों बिंदु संरेख होंगे तो उससे अनंत समतल प्राप्त होंगे, 3 संरेख बिंदुओं से अनंत समतल प्राप्त होते हैं, इसलिए हमने असंरेख बोला जिससे कि केवल एक समतल जो विस्तृत रूप में क्या हो सकता है उसकी जानकारी क्या होगी,
उसका समीकरण क्या होगा, व्यापक समीकरण क्या होगा, उसकी जानकारी प्राप्त होगी। जैसे आपने किताब देखी है, किताब के जो एक पॉइंट में सारे किताब के पन्ने चिपके होते हैं, तो उसमें संरेख बिंदुएं होती हैं और संरेख बिंदु में हर पन्ना, हर पेज एक समतल की तरह कार्य करता है, जो एक ही संरेख तीन संरेख बिंदुओं में जुड़े होते हैं। तो किसी एक का निर्धारण करना मुश्किल होता है, इसलिए 3 असंरेख बिंदु होंगे तो ही समतल का व्यापक रूप प्राप्त होगा, एक विशिष्ट रूप प्राप्त होगा। तो यहां पढ़ेंगे 3 असंरेख बिंदु से प्राप्त समतल का, जो समतल का समीकरण वो ये हो जाएगा कि यदि तीनों बिंदु क्या हो, प्रथम बिंदु को हमने ए माना, द्वितीय बिंदु को बी माना और तृतीय बिंदु को सी माना, ये तीनों बिंदु हैं, क्या है, बिंदु तो समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, r माइनस ए डॉट यहां पर ब्रैकेट में b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए बराबर, ये हो जाएगा समतल का r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस, मतलब b माइनस ए की वैल्यू निकाल लेंगे और c माइनस ए की वैल्यू निकाल लेंगे। सदिश आप पढ़े हो, वैल्यू निकालना आता है उनका, क्रॉस गुणा कर लेंगे, क्रॉस गुणा भी आता है, और फिर इस फार्मूले के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और इसका कार्तीय रूप क्या है, कार्तीय जो कार्तीय होता है वो कुछ ऐसा होता है, x माइनस x1 x2 माइनस x1 और x3 माइनस x2, यहाँ पे y माइनस y1 y2 माइनस y1 और y3 माइनस, यहाँ पे z माइनस z1 z2 माइनस z1 z3 माइनस बराबर ऐसे, या कभी कभी इसको ऐसे लिखते हैं, अगर तीन बिंदु दिए होते हैं तो यहाँ पर x y z, यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 z1 z2 1 1 और बराबर सभी हम व्यक्त करते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये सारणी 3/3 का हमने पढ़ा है, तो हमें इस फार्मूले का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये अब कोर्स नहीं है इसलिए हमने तो इसी बताया कि इसके आधार पर, लेकिन इसके आधार पर अगर कहीं आ जाए तो आपको गलत नहीं मानना, ये भी आपका मान सही है। तो देखिए मैं तो यही कहूंगा कि आप अगर 3 बिंदु दिए हैं तो आप इनका उपयोग ना करके डायरेक्ट सदिश का उपयोग करिए, क्योंकि सदिश सरल पड़ता है और सदिश के आधार पर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा 3 असंरेख बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है। चलिए, तो ये जो बिंदु है ये समीकरण बना कैसे, ये प्राप्त कैसे हुआ, थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी दे देंगे, फिर एक एग्जांपल लेंगे। देखिए बहुत ही सरल है, सिंपल बात है, 3 एक समतल है, मान लीजिए बोर्ड ही समतल है, इस बोर्ड में 3 बिंदु हैं, यहां समझा मैं, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। इसको हमने मान लिया ए, ये बी और ये सी। तो देखिए यहां से अगर ये निकालेंगे तो बन जाएगा बी माइनस, ए बी और तो बी माइनस हो जाएगा, यहां से निकालेंगे क्या हो जाएगा, सी माइनस। हमें पता है कि इस बिंदु पर अगर एक लंब सदिश चाहिए, क्या चाहिए, ए पर, तो ए पर अभिलंब सदिश, कौन सदिश, अभिलंब सदिश। आपको पता है अगर 2 सदिश दिए हुए हैं और किसी एक बिंदु पर अभिलंब सदिश चाहिए तो दोनों का क्या होता है, क्रॉस गुणा होता है, वो क्या हो जाएगा, b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, किसी भी अनुपात के रूप में, लैम्डा या किसी मान लो, देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये होता है। तो ये क्या बन जाएगा, अभिलंब सदिश n बन जाएगा। और ये बिंदु दिया हुआ है तो समतल का समीकरण क्या होता है, r माइनस ए और डॉट n बराबर 0, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ से n की वैल्यू ली हम यहाँ पे रखे हैं और समीकरण को इस प्रकार से आप देखते हैं कि समतल का अभिलंब उनके दिए गए मान के आधार पे b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए के रूप में प्राप्त होता है। तो आपको यही याद रखना है, एक बिंदु r माइनस ए जो फिक्स है, अभिलंब n के स्थान पर क्या हो जाएगा, b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए।
ठीक है। चलिए इस पे भी एक एग्जांपल लेते हैं और बताते हैं कि अगर तीन आसंदेह बिंदु हैं तो समतल का समीकरण हम कैसे प्राप्त करेंगे। हमने माना हमारे पास तीन बिंदु हैं 1 2 2 ए में 1 2 बी ले लेते हैं कुछ अपने मन से बिंदु, ठीक है, 2 - 1 1 2 - 1 और सी ले लेते हैं अपने मन से, ये भी है कि -1 -2 और 3 -1 -2 और कह रहा है इन तीनों बिंदुओं से ए बी सी केवल इन तीनों बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करें। तो देखिए पहला हम ज्ञात क्या करेंगे, बी। अगर तीनों की स्थिति सदिश तीनों की स्थिति सदिश क्रमशः हमने क्या डिनोट किया, ए बी और सी। तो देखिए ए का मान क्या हो जाएगा, यहां से ए बराबर आई प्लस 2j प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, यहां से 2i माइनस जे प्लस के और सी का मान क्या हो जाएगा, यहां से माइनस आई माइनस 2j और प्लस 3, यहां देखिए -2 और प्लस 3 ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, पहले b माइनस ए। जैसे हम b माइनस ए ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो b माइनस ए 2 -1 मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं, 2 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, b माइनस ए ज्ञात करेंगे, फिर यहां से -3j क्योंकि माइनस j और माइनस करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा -3j और यहां से ये और माइनस ए तो हो जाएगा माइनस b माइनस ए की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम c माइनस ए ज्ञात करें, अब c से घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस और माइनस -2i -2j और फिर माइनस देगा -4j और 3j और -2 के हो जाएगा प्लस, इस रूप में ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो b माइनस ए और c माइनस ए यहां से हमने इसको घटा करके सॉल्व कर दिया, जो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अब हमें याद क्या करना है, b माइनस ए क्रॉस c माइनस, इसको भी आप सॉल्व करना जानते हैं। यहां लिखेंगे i j k क्योंकि सदिश की वीडियो हमने बताया इसको। यहां हो जाएगा i की वैल्यू यहां से देखिए 1 -3 -1, यहां से -2 -4 और चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा i यहां से -3 और -4 -7 तो हो जाएगा -3 माइनस ये कर देते हैं यहां पर, ये हो जाएगा 1 -2 और यहाँ पे प्लस के यहाँ हो जाएगा -4 -6 और जैसे सॉल्व करेंगे तो चला जाएगा -7i यहाँ से प्लस j -10। तो हमने देखा -7i प्लस j -10 ये वैल्यू प्राप्त होगी, ये वैल्यू प्राप्त होगी। अतः जैसे ये वैल्यू प्राप्त हुई तो समतल का समीकरण, समतल का क्या होता है, r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए यहां से बराबर, अब हमें इसी में मान रखना है, इन्हीं में मान रखना है। जैसे हम मान रखेंगे तो हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहां से इसको इरेज कर देते हैं और अब हम मान रखेंगे तो जो समतल का समीकरण होगा, देखिए यहां से समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, r माइनस समतल का क्या होगा r माइनस ए, एक वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने लिखा था यहां पर क्या i माइनस i प्लस 2j प्लस 2 ऐसे था और डॉट यहां पे मान निकाला आपने इसकी वैल्यू तो हो जाएगा -7i प्लस j -10। ठीक ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, ए बराबर यही हमारा क्या हो जाएगा, चाहे कितना लिख दीजिए और चाहे इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो रिजल्ट हो जाएगा, या इतना लिखेंगे तो भी सही है, या r डॉट -7i प्लस j -10 और बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -7 और i तो -7 प्लस 2 और यहाँ 10 -20 ये जाएगा और यहाँ बन जाएगा वेक्टर r डॉट -7i
प्लस जे माइनस 10k, यहाँ से जोड़ लेंगे 20 और 7 27, 27 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 25 ऐसे लिखें, या फिर थोड़ा सा और चेंज करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा वेक्टर r डॉट, यहाँ हो जाएगा 7i माइनस जे प्लस 10k बराबर 20। तो आपने देखा कि ये देखिए ठीक मानक रूप में आ गई अपने r डॉट n बराबर b के रूप में, किस रूप में आ गया r डॉट n बराबर b। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हालांकि ये भी सही है, किसी किसी कहीं कहीं पर ये क्वेश्चन आंसर दे देता है, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करना है तो आ जाएगा। तो आपने देखा कितना सिंपल तरीके से 3 आसान मिले होंगे तो भी हम मान को ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन लेते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर समतल के कुछ और चीजों के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए।